Very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class, continuing with the same chapter. Chapter number 5, title as Change and Development in Industrial Society from your textbook Social Change and Development in India. In our previous class, we have discussed about the how people find jobs, images of industrial society, and today we will discuss about the industrialization in India. In this topic, we will discuss that how industrialization in India is different or similar with the industrialization of Western society. Okay. The experience of industrialization in India is in many ways similar of the Western model and in many ways different. एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में वो वेस्टर्न मॉडल से के सिमिलर भी है और कह सकते हैं कि डिफरेंट भी है ना, क्योंकि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो वो कब आया था, जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था हमारे यहाँ, ब्रिटिशर्स के साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया और उन्होंने अपने तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया इंडिया में, क्योंकि उनका जो मेन एम था वो क्या था, उनका मेन एम था प्रॉफिट लेना, किसके लिए, इंग्लैंड के लिए, अपने लिए प्रॉफिट लेना। तो उन्होंने उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया इंडिया में। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या कह सकते हैं हम, वेस्टर्न मॉडल का इम्पैक्ट को हम देख भी सकते हैं और मतलब कह सकते हैं कि सिमिलर भी है उसके और उससे डिफरेंट भी है ना, क्योंकि यहाँ के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है थे और वेस्टर्न सोसाइटी के डिफरेंट है ना। So comparative analysis of different countries suggests that there is no standard model of industrial capitalism. तो जो अगर comparative analysis किया जाए different countries का, तो ये कहना वो नहीं होगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड मॉडल है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो एक स्टैंडर्ड, एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसको सभी कंट्रीज ने फॉलो किया। ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर द सर्विसेज सेक्टर। डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी पीपल क्या वर्क करते हैं, क्या है उनका लाइवलीहुड का जो तरीका है वो क्या है, सर्विस सेक्टर है, सर्विस करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड लेस देन 10% आर एग्रीकल्चर, और के केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में या फिर किसी अपनी कोई उन्होंने छोटा मोटा वर्क जो है वो लगाया हुआ है, वरना तो 10% लोग हैं ऐसे जो कि एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और जो कि 80% लोग हैं वो कहाँ पे हैं, वो उनके क्या वर्क करते हैं, सर्विस करते हैं, है ना। इन इंडिया 1999-2000 के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नियरली 60% वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। अगर हम इंडिया को देखते हैं 99 और 2000 के सर्वे के अकॉर्डिंग तो 60% लोग एम्प्लॉयड हैं किस चीज में, प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर कौन सा है हमारा, एग्रीकल्चर और माइनिंग, है ना। तो 60% लोग वर्क करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, 17 सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और यूटिलाइजेस, है ना, और एंड 23 इन द टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर कौन सा है हमारा, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ना। हाउएवर इफ वी लुक द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम इन सभी सेक्टर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं कि वो क्या है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन शार्पली। तो हम क्या देखते हैं, जिसमें कि 60% लोग वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो जो उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वो डिक्लाइन हो रही है ना, बहुत तेजी से गिरती जा रही है। एंड सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली हाफ, और रिलेटेड जो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन भी अप्रोक्सीमेटली हाफ हो चुका है। तो दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन
ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, बिकॉज इट मीन्स दैट द सेक्टर वेयर द मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इज नॉट एबल टू जनरेट मच इनकम फॉर देम। इसका मतलब ये है कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, 60% लोग वर्क कर रहे हैं, वो एक तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही है ना, और वो इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि इनकम जनरेट करने में भी वो नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसमें इतनी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, लोग है ना, लोग इतना ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन तब भी इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उस सेक्टर में नहीं हो पा रही है। तो ये एक कैसा विषय है, ये एक चिंता का विषय बन गया है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2001-2002 के अकॉर्डिंग जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये उसके अकॉर्डिंग हैं कि जब से ज्यादा जिस सेक्टर में लोग लगे हुए हैं उसमें ही सबसे ज्यादा इनकम ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है। Another major difference between developing and developed countries is the number of people in regular salaried employment। और क्या डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का? डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो डेवलप हो चुके हैं, है ना, और डेवलपिंग जो कि प्रोसेस में है। ठीक है, कि वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रेगुलर सैलरी ले रहे हैं, किसी ऐसे वर्क में लगे हुए हैं जहां से उनको रेगुलर सैलरी मिल रही है। इन द मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड। इन इंडिया ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो किस में लगे हुए हैं, जहां से उन्हें सैलरी मिल रही है, पर्टिकुलर सैलरी, रेगुलर सैलरी मिल रही है। लेकिन इंडिया में 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। ओनली अबाउट 14% आर रेगुलर सैलरी। केवल 14% है जो कि रेगुलर सैलरी ले रहे हैं, 50% अपना ही वर्क कर रहे हैं जिसमें कि रेगुलर इनकम नहीं है, लॉस भी है, कभी लॉस है तो कभी बेनिफिट है, रेगुलर इनकम नहीं है उसमें, है ना। While approximately 30% are in casual labor और 30% ऐसे हैं जो कि कैजुअल लेबर है ना, अनियमित मजदूर हैं। ठीक है, जिन्होंने कभी वर्क कर लिया, मिल गया उनको कोई वर्क तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं करा, इस तरीके का। ठीक है। द एडजेसेंट चार्ट शोज दैट चेंजेस बिटवीन 1977, 78 एंड 1919, 2000। ये जो चार्ट है ये आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये 77, 78 से 2000 तक का चार्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के पहले कितने थे, अब कितने हैं, उसके बाद जो कैजुअल लेबर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, वो पहले से बढ़े हैं, है ना। इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स ऑफन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच एक डिफरेंस बनाया हुआ है, जिससे कि पता चल सके कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है ना। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द सेक्टर विद फिक्स्ड एंड रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें कि टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन फिक्स होते हैं, है ना, सैलरी फिक्स होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, है ना, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल जो वर्कर हैं वो हो गए, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर कह सकते हैं, या माइनिंग वर्कर्स कह सकते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। एंड अनऑर्गेनाइज्ड द सेक्टर विच इज नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट फिक्स्ड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लाइक प्लांटेशन लेबर, लाइक हैंडलूम वर्कर, फिशरमैन, वेवर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड में, जिसका कोई वेजेस जिसमें कि फिक्स नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जहां टर्म्स फिक्स्ड हैं और जो कि रजिस्टर्ड हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से हैं, जो कि जहां पे टर्म्स फिक्स नहीं है और जो कि रजिस्टर्ड नहीं है ना। ओके,
तो देयर इज अ डिबेट ओवर हाउ टू डिफाइन दीज सेक्टर्स। तो ये डिबेट हमेशा रही है कि किस तरीके से ये जो सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड उनको कैसे डिफाइन किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर। और अगर एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर हैं वो कैसे कंसिस्ट होते हैं कि उनके जो यूनिट के 10 एम्प्लॉइज हैं वो थ्रू आउट द ईयर वर्क करते हैं, है ना। तो दैट इज द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर according to this definition. These have to be registered with the government to ensure that their employees get proper salaries और wages. ये जो है सेक्टर्स रजिस्टर होने चाहिए, है ना, और जिससे कि गवर्नमेंट इंश्योर हो सके कि उसके एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी मिल रही है, प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स, और उनके जो वर्कर्स हैं वो पेंशन भी ले रहे हैं और जो कि बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए वो भी मिल रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया over 90% of the work whether is in agriculture, बट इंडिया में क्या है 90% जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, चाहे तो वो एग्रीकल्चर में लगे हुए, इंडस्ट्री में लगे हुए, सर्विस कर रहे हैं, इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन वो क्या है, अनऑर्गेनाइज है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि रजिस्टर नहीं है, तो वेजेस क्लियर नहीं है, उनकी सैलरी क्लियर नहीं है, ठीक है, ना ही उनको जो रिलेटेड बेनिफिट्स है वो मिल पाते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज में लगे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के। तो व्हाट आर द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो मतलब ये जो सोशल ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसका इतना छोटा साइज होने के क्या सोशल कह सकते हैं रीजंस हैं, है ना। तो फर्स्ट रीजन इज इट मीन्स दैट वेरी फ्यू पीपल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लार्ज फ्रेम्स वेयर दे गेट टू मीट पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स एंड बैकग्राउंड। पहला अर्थ तो इसका ये है कि लोग बहुत कम उनका एक्सपीरियंस होता है एम्प्लॉयमेंट में। एक बड़ी फर्म में जो लोग वर्क करते हैं उनका बहुत कम एक्सपीरियंस पहले का होता है कि वो दूसरे अदर जो रीजन से आए हुए लोग हैं, अदर बैकग्राउंड से जो आए हुए लोग हैं उनसे मिल पाए, है ना। अर्बन सेटिंग्स डू प्रोवाइड सम करेक्टिव टू दिस। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोगों को ये चांस नहीं मिल पाता, बट अर्बन एरियाज में उनको ये चांस मिल पाता है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के साथ वर्क कर सके। योर नेबर्स इन अ सिटी मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। आप अर्बन एरिया में क्या होता है कि आपका नेबर ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट प्लेस का हो, डिफरेंट रीजन का हो, है ना। बट by and large, work for most Indians is still and small scale workplaces. लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है वो क्या है, वहाँ पे लोग ज्यादातर कैसे वर्क करते हैं, स्टिल स्मॉल स्केल वर्क प्लेसेस। इंडियंस स्मॉल स्केल के वर्क प्लेसेस पर वर्क करते हैं, जो छोटी जगह होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हुई, है ना, ऐसी जगहों पर वर्क करते हैं जहाँ की उनके कैसे रिलेशन होते हैं। हियर पर्सनल रिलेशनशिप डिटरमाइन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। यहाँ पर जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, है ना, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वर्क के। इफ द एम्प्लॉयर लाइक्स यू, अगर जो जिसने आपको वर्क पे रखा हुआ है वो अगर आपको लाइक करता है, यू मे गेट अ सैलरी रेज, तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। एंड इफ यू हैव अ फाइट विद हिम और हर, यू मे लॉस योर जॉब। लेकिन अगर आपने उसके साथ फाइट की, अगर आपके बिहेवियर उसके साथ अच्छे नहीं है तो आप अपनी जॉब को गवा भी सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसका कहने का मतलब ये है कि क्यों नहीं ज्यादातर लोग किसके साथ जुड़ पाते, ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके साथ क्यों नहीं ज्यादा लोग जुड़ पाते, क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप वाला जो ये चक्कर है ना कि वहाँ लगवा देते हैं, वहाँ वो मेरा जानने वाला है, वहाँ पे तुम्हारी जॉब लगवा देते हैं, है ना। तो ये इसके चक्कर में जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ पाते, है ना, और वहाँ पे जो उनके वेजेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके रिलेशनशिप किस तरीके के हैं, किसके साथ,
वो जो जहाँ पे आपकी जॉब लगी है वहाँ का जो मालिक है उसके साथ आपके किस तरीके के रिलेशनशिप है, आपका जो जॉब में जो आपकी सिचुएशन है वो रेज होनी है या नहीं होनी है, या आपको जॉब से फायर किया जाना है, ये सब कुछ उस पर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ यही है कि अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, है ना। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है उसका जो साइज है इसीलिए बहुत छोटा है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ लार्ज organization with defined rules where recruitment is more transparent and there are mechanisms for complaints and reversal if you disagree with your immediate superior। और इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल डिफरेंट क्या किसके, जो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल विपरीत जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन टर्म्स क्लियर होते हैं, है ना। और जो आपका रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। आपकी एबिलिटी को देखकर वर्क दिया जाता है, वहाँ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं चलती है ना। वहाँ के सारे मैकेनिज्म जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। अगर आपकी किसी से नहीं हो रही बन पा रही है, जो आपके सुपीरियर है ना, उसके साथ अगर आपकी नहीं बन पा रही है तो कंप्लेंट करने के भी सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। Second, very few Indian have access to secure jobs with benefits। सेकेंडली बहुत कम ही इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास सिक्योर जॉब्स हैं, जिनका वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑफ दोज हु डू, कौन से हैं वो, 2 और 3rd वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। केवल उन्हीं की जॉब जो कह सकते हैं इंडिया में वो सिक्योर कही जा सकती हैं। दिस इज वाई गवर्नमेंट जॉब आर सो पॉपुलर। इसीलिए इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब है लोग उनके पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर कही जाती हैं। द रेस्ट आर फोर्स टू डिपेंड ऑन दियर चिल्ड्रन इन दियर ओल्ड एज। और जो दूसरे लोग हैं इंडिया में अपनी ओल्ड एज में किस पे डिपेंड हो जाते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन ओवरकमिंग बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ने इंडिया में हम कह सकते हैं एक मेजर रोल प्ले किया है किससे बाहर निकलने में, कास्ट, रिलीजन और रीजन की जो बाउंड्रीज हैं, जो ये कास्ट क्लास की जो बाउंड्रीज थी उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प की। क्योंकि गवर्नमेंट के ने जो ये जो SC ST हैं इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं, तो उनके लिए ये बहुत इजी हो गया क्या है गवर्नमेंट जॉब लेना। और इसीलिए इस सारी ये जो कह सकते हैं कि कास्टिज्म है वो बहुत कम हुआ है गवर्नमेंट जॉब की वजह से, ठीक है। वन सोशियोलॉजिस्ट हैज आर्ग्यूड दैट द रीजन व्हाई देयर हैव नेवर बीन कम्युनल रायोट्स इन अ प्लेस लाइक भिलाई is because the public sector Bhilai steel plant employs people from all over India who work together। एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि क्यों नहीं कमर्शियल राइट्स होते, कहाँ पे जो भिलाई इंडस्ट्री है वहाँ पर क्यों नहीं होते, ये जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके एम्प्लॉयज क्यों नहीं कमर्शियल राइट्स करते, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं और एक साथ जॉब करते हैं, एक साथ वहाँ पे वर्क करते हैं, है ना। उन्होंने जो रीज़न दिया यही दिया कि वो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं और एक साथ वर्क करते हैं। अदर्स में क्वेश्चन दिस। थर्ड, सिंस वेरी फ्यू पीपल आर मेंबर्स ऑफ यूनियंस। और क्या है, बहुत कम लोग हैं ऐसा जो यूनियंस के मेंबर हैं, है ना। जो होती है ना ये वर्कर यूनियंस जो है उसके मेंबर बहुत कम लोग हैं। अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है क्या, यूनियन बनाना, है ना। तो यूनियन में जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिविटी फाइटिंग और प्रॉपर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। और
और क्या नहीं है, वो इस चीज़ के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाते, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कलेक्टिवली इकट्ठे होकर क्या किसी प्रॉपर वेजेस या फिर अपनी सेल्फ वर्किंग कंडीशंस के लिए आवाज़ उठा सके। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वहाँ यूनियन होगी, यूनियन है तो वो प्रॉपर वेजेस और सेल्फ वर्किंग कंडीशंस की मांग जरूर करेगी। इसीलिए वहाँ पर जो ये है राइट्स, कमर्शियल राइट्स नहीं होते। कहने का सिंपली जो वो कहना चाहते हैं वो यही है कि वो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ कंडीशंस फिक्स नहीं है, यूनियन नहीं है तो बहुत कम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वहाँ पर कोई कमर्शियल राइट्स नहीं होते। कोई भी अपने वेजेस के लिए आवाज़ नहीं उठाता, वर्किंग सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए आवाज़ नहीं उठाता। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कह सकते हैं कि वो नहीं है, लोकल नहीं है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज लॉज टू मॉनिटर कंडीशंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं मॉनिटर करने के लिए ये जो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं इनकी कंडीशंस को, बट इन प्रैक्टिस दे आर लेफ्ट टू द whims एंड फैंसीज टू द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर। बट ये सब भी किसके अंडर चल रही है? ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंडर ये सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। कह सकते हैं कि ये इतना वर्क नहीं कर पाया क्योंकि ये सब कुछ जो ठेकेदार होते हैं, जो यूनियन के लीडर होते हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो ये उनका बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनका बेनिफिट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कआउट की जो कंडीशंस हैं वो इंडिया में अलग हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में अलग हैं। कोई एक मॉडल को लेकर हम सभी कंट्रीज को उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम क्वेरी यू कैन कॉल मी। सो लेक्चर इज ओवर नाउ। We will continue this chapter in the next class. Okay? Jai Hind. Bye bye. Take care.